नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर टी.आर. नायक आप सभी का नायक आईएएस एकेडमी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, जो हमारा टॉपिक चल रहा था मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद, जिसके अंदर हम लोगों ने कल एक सेशन जो किया था, उसके बाद में ये आज हमारा ये वीडियो पार्ट सेकेंड रहेगा। ठीक है, तो कल के सेशन में हम लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण रूप से अच्छे से है जो कि इसके बारे में जो मुख्य जानकारी है वो हम लोगों ने है जो कि हासिल किए थे। इसके अंदर ये होता है कि मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद को 3 भागों में हम लोगों ने है जो कि पढ़ना स्टार्ट किया था। यानी एक तो संवैधानिक प्रावधान पढ़ेंगे, जो कि आर्टिकल हम कह सकते हैं मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद से संबंधित जो अनुच्छेद जो देखने को मिलते हैं संविधान के अंदर, वो रहेंगे 163, 164 व 167। वहीं केंद्र की ओर बात करें तो 74, 75 व 78 रहेंगे। ठीक है, जो कि प्रधानमंत्री एवं केंद्र की मंत्री परिषद के बारे में। फिर हम बात करेंगे इसके अंदर मुख्यमंत्री की किस प्रकार से कार्य व शक्तियाँ जो हम लोगों ने है पढ़ेंगे, और फिर राजस्थान की मुख्यमंत्री पढ़ेंगे। तो संवैधानिक प्रावधान जो पहला हम लोग है कह सकते हैं जो हेडिंग हम लोगों ने लगाई थी, तो उसके बारे में शुरू किया था हम लोगों ने। तो अनुच्छेद 163 के बारे में जाना था और अनुच्छेद 164 के बारे में जाना था। उसके अंदर जो क्लोज है उनके बारे में हम लोगों ने जाना था, और कौन सा क्लोज क्या कहता है। 164 एक क जो है मंत्री परिषद का आकार व्यक्त करता है, यानी आकार के बारे में बताता है। अब इस आकार को हम लोग है जो कि अच्छे से आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो कहाँ तक लिखा था कल हम लोगों ने? 164 पढ़ रहे थे ना। 164 का क्लोज 3 हम लोगों ने लिख दिया। क्लोज 3 किसके बारे में बात करता है? शपथ के बारे में। तो शपथ के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है भाई। और 164 क्लोज 4 क्या कहता है? 164 का क्लोज 4 क्या कहता है? योग्यता के बारे में बताता है। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं, पहले समझते हैं। अनुच्छेद 164 अनुच्छेद 164 का भाग 4। भाग 4 का मतलब उसका चौथा खंड। अब ये किसके बारे में बात करता है? किसके बारे में बात करता है? इसमें है हेडिंग आपको लगानी है योग्यता। किसके बारे में बात करता है? योग्यता के बारे में। अब इसको पढ़ते हैं। यानी 3 तो हम लोगों ने पढ़ा था शपथ के बारे में। यानी मुख्यमंत्री जो है वो राज्यपाल के समक्ष पद व गोपनीयता की शपथ लेता है, या फिर हम कह सकते हैं प्रतिज्ञान करता है। और उसमें मुख्यमंत्री की जो शपथ है उसका प्रारूप कहाँ पे देखने को मिलता है? यानी उसका प्रारूप संविधान के अंदर है, जो कि क्योंकि आर्टिकल 164 कैसा आर्टिकल है? संवैधानिक। यानी सॉरी हम कह सकते हैं जो मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद का जो संवैधानिक प्रावधान आर्टिकल 164 के अंदर हम बात करें तो क्लोज इसका 3 ये कहता है कि मुख्यमंत्री के शपथ का जो प्रारूप है अनुसूची 3 के अंदर दिया गया है ना। किस में है? अनुसूची 3 के अंदर। और राज्यपाल की शपथ का प्रारूप कहाँ देखने को मिलता है? जो कि अनुसूची में न होकर के किस में रहेगा? आर्टिकल 159 के अंदर रहेगा, 159 के अंदर। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ का व प्रतिज्ञान का प्रारूप देखने को मिलता है। और मुख्यमंत्री का जो शपथ का प्रारूप किस में मिलेगा? अनुसूची 3 के अंदर देखने को मिलता है। और मुख्यमंत्री या फिर कोई अन्य मंत्री है, वो जब मुख्यमंत्री या मंत्री की जब शपथ लेते हैं तो वो उनकी तीसरी शपथ होती है। कौन से नंबर की शपथ होती है? तीसरे नंबर की। तीसरे नंबर से कैसे हुई? पहले वो उम्मीदवार के रूप में शपथ लेते हैं। शपथ का मतलब वो शपथ जो लिखित में होती है ना। एक परफॉर्मा होता है, उसमें नीचे सिग्नेचर करते हैं कि मैं शपथ लेता हूँ, है ना। तो उस हिसाब से है जो कि हम कह सकते हैं पहली शपथ वो हो जाती है। और दूसरी जब वो विधायक बन करके आ जाते हैं तो उस टाइम है जो कि विधानसभा के अंदर है जो कि शपथ लेते हैं सदस्य के रूप में। किसके रूप में? विधानसभा सदस्य के रूप में। तो वो दूसरी शपथ हो जाती है। फिर सीएम बनते हैं या फिर मंत्री जो बनते हैं तो वो तीसरी शपथ ये प्रश्न पूछा जा सकता है। और चौथा हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, यानी अनुच्छेद 164 का चौथा भाग जो कि योग्यता के बारे में बात करता है। तो किस प्रकार से योग्यता होनी चाहिए बताओ?
देखिए मूल रूप से जो योग्यता की बात है वो संविधान में की गई है क्या? योग्यता की बात है। देखो इसमें ये बात है कि मुख्यमंत्री हो या फिर अन्य कोई मंत्री, वो मूल रूप से किस प्रकार से योग्य होता है सीएम या मंत्री बनने के लिए, उसके बारे में बात करें तो विधानमंडल का सदस्य होगा। कोई मुख्यमंत्री, एक बार केवल समझने की कोशिश करें, कोई मुख्यमंत्री या मंत्री, सॉरी हम कह सकते हैं मुख्यमंत्री या मंत्री बनने के लिए किसका सदस्य होना चाहिए? विधानमंडल का सदस्य। किसका सदस्य होना चाहिए? विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। क्या होता है विधानमंडल? विधानमंडल क्या होता है? देखिए विधानमंडल की हम बात करें तो यानी राजस्थान के अंदर किस प्रकार की विधायिका है? देखो राजस्थान के अंदर एक तो हम कह सकते हैं विधानसभा का जो विधानमंडल, तो एक तो राज्यपाल होता है और प्लस विधानसभा। राजस्थान के अंदर किस प्रकार से हम कह सकते हैं सरकार बनती है, किस प्रकार की सरकार चलती है, यानी एक तो राज्यपाल होता है और दूसरा विधानसभा। तो ये क्या हो गया? एक सदनीय विधायिका है। कैसी हो गई? ये राज्यपाल जो है वह केवल विधानमंडल का अंग कहलाता है। विधानसभा का जो है कि केवल अंग है न कि सदन। तो विधानसभा जो है ये एक सदन हो गया। दूसरा सदन अगर बात करें तो कौन सा होता है? विधान परिषद। कौन सा होता है? विधान परिषद। अगर जिस राज्य में विधान परिषद कैसा हम कह सकते हैं उच्च सदन है, उच्च सदन, और निम्न सदन कौन सा होता है? विधानसभा। तो राजस्थान के केवल विधानसभा है। तो ये कौन सा हो गया? एक सदनीय विधायिका। एक सदनीय विधायिका। विधानसभा और विधान परिषद इनको क्या कहते हैं? विधानसभा और विधान परिषद को कहते हैं विधान मंडल। जैसे कि लोकसभा व राज्यसभा, इन दो सदनों का एक मुख्य संयुक्त रूप जो निकल करके आता है शब्द, वो कौन सा होता है? संसद। संसद किसे कहते हैं? संसद का मतलब एक द्विसदनीय शासन व्यवस्था जो हम कह सकते हैं, जिसमें लोकसभा व राज्यसभा को मिलकर के इनसे है जो कि क्या बनती है? संसद बनती है। वहीं उसी प्रकार से हम कह सकते हैं विधानसभा निम्न जो सदन होता है और उच्च सदन होता है विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर के है जो कि क्या कहलाती है? ये विधान मंडल कहलाता है, राज्य विधान मंडल। ठीक है। फिर हम बात करें तो ऐसे भारत के अंदर कितने स्टेट है जहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों है? ऐसे कितने स्टेट है जहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों है? तो एक बार बता दूं आपको मैं भी यहाँ पे। तो ऐसे कितने स्टेट हैं? ऐसे स्टेट है जहां विधानसभा व विधान परिषद दोनों है। तो ऐसे 6 स्टेट है। कितने स्टेट है? 6। कौन कौन से हो गए? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, और एक हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक है ना? कर्नाटक, कर्नाटक है ना? तमिलनाडु तो नहीं है ना ये जगह? ठीक है। तो भारत के अंदर जो हम कह सकते हैं 6 ऐसे राज्य हैं जहां पे विधानसभा व विधान परिषद दोनों सदन है, जो कि यानी द्विसदनीय शासनीय व्यवस्था है। ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? दोनों सदन जहाँ पे होते हैं तो उसको विधान मंडल कहते हैं।
तो जो मुख्यमंत्री या मंत्री जो होता है वो किसका सदस्य होना चाहिए? वो विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। ये कुछ जरूरी थोड़ी है कि वो विधानसभा का सदस्य हो तभी वो विधायक जो होता है यानी विधानसभा का सदस्य हो तभी वह मंत्री या सीएम बन सकता है, ऐसा नहीं है। वो विधान परिषद का भी सदस्य जो सीएम बन सकता है। तो इसमें ये कहा गया है अनुच्छेद 164(4) के अंदर योग्यता जो ये कहा जाता है इसमें कि मुख्यमंत्री या फिर अन्य मंत्री जो है वो विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। अगर नहीं है तो क्या होगा कि विधानमंडल सदस्य उसको 6 माह के अंदर अंदर उसको सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी, अन्यथा क्या होगा, उसको पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है। और कोई मुख्यमंत्री, एक बात इसमें, अगर कोई मुख्यमंत्री जो है वो विधान परिषद का, विधानसभा का सदस्य नहीं होकर के विधान परिषद का सदस्य है और सीएम है, मुख्यमंत्री है, तो क्या होगा? कोई मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य है तो वो राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं उसके अंदर विश्वास या अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान का प्रयोग नहीं कर सकता। समझ गए बात? अगर विधानसभा सभा का हो तो कर सकता है क्या? कर सकता है। विधानसभा का हो तो कर सकता है ना? बताओ, कोई मुख्यमंत्री अगर विधान परिषद का सदस्य हो तो क्या वह राष्ट्रपति के चुनाव में विश्वास या अविश्वास प्रस्ताव पर हम बात कर सकते हैं, उसमें अपना जो मतदान का प्रयोग कर सकता है? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अगर विधान परिषद का, विधानसभा का अगर है तो क्या कर सकता है अपने मत का प्रयोग? कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है। और फिर हम बात करते हैं संविधान में मुख्यमंत्री हेतु स्पष्ट योग्यताओं का उल्लेख कहीं नहीं किया गया कि इस प्रकार से ये योग्यताएं होनी चाहिए। इसमें मुख्य रूप से ये बात की है आर्टिकल 164 का चौथा क्लॉज जो कहता है कि विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए, चाहे विधानसभा या विधान परिषद का। अगर नहीं है तो 6 महीने के अंदर अंदर उसको सीट अपनी लानी पड़ेगी, यानी उसको किसी न किसी सीट से विधायक होना चाहिए। ठीक है। विधान परिषद का सदस्य या विधान सभा का यानी विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए, ये बात इसके अंदर की है। ये यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, मैंने एक बार बताया है आपको कि ऐसे जो, अब आप ये बताओ मुझे कि कोई ऐसा स्टेट है जहाँ पे अनिवार्य रूप से कौन सा सदन होगा, कौन सी विधायिका होगी? एक सदनीय जो है, द्विसदनीय तो दोनों होगी, जहाँ पे विधानसभा भी होगी और विधान परिषद भी होगी। विधानसभा व विधान परिषद ये दोनों होगी। अगर आप बताइए इनमें से अनिवार्य कौन सी है और ऐच्छिक कौन सी है? यानी कोई जैसे राजस्थान है, इसमें क्या है? विधानसभा। ऐसा कोई स्टेट हो सकता है जहाँ पे केवल विधान परिषद है और विधानसभा नहीं है? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अनिवार्य रूप से पहले वहाँ पे विधानसभा होना अनिवार्य है। अगर विधानसभा है तो ऐसा तो हमारे, हम कह सकते हैं अन्य जो स्टेट है 6 को छोड़ करके सब में विधानसभा है, तो विधानसभा अकेली हो सकती है, तो ये अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि विधान परिषद है और विधानसभा नहीं है, तो ये अनिवार्य है और विधान परिषद ऐच्छिक है। तो विधान परिषद अगर नहीं है तो विधानसभा होती है। ठीक है। तो अब इसके बारे में लिख लेते हैं। अनुच्छेद 164(4) इसमें हेडिंग लगा के लिखो योग्यता। इसमें डैश करके लिखो मुख्यमंत्री या अन्य मंत्री। मुख्यमंत्री या अन्य मंत्री विधानमंडल के सदस्य होंगे। किसके होंगे? विधानमंडल के सदस्य होंगे। यदि नहीं है तो, यदि विधानमंडल के सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह में सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। यदि विधानमंडल
विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो उसे कितने माह में, 6 माह में सदस्यता ग्रहण करनी, किसकी, विधानमंडल की, 6 माह में सदस्यता करनी होगी। समझ में आ गया? फिर नोट लगा के लिख दो एक। नोट लगा के लिख दो, यदि कोई मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य है, यदि कोई मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य है, सॉरी विधान परिषद का सदस्य है, तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में विश्वास या अविश्वास, विश्वास या अविश्वास में, विश्वास या अविश्वास प्रस्ताव कहें, या फिर हम कह सकते हैं उसमें क्या कर सकता है, मतदान का प्रयोग नहीं कर सकता। विश्वास या अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान नहीं कर सकता, अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकता। अविश्वास पर मतदान का प्रयोग नहीं कर सकता। ठीक है, ये लिख लो। फिर और इसमें लिख लो अनुच्छेद 164 5 पढ़ते हैं, उससे पहले एक लाइन इसमें और लिख लो कि संविधान में मुख्यमंत्री से संबंधित फिर स्पष्ट उल्लेख, योग्यताओं का जो स्पष्ट उल्लेख है उसका नहीं किया गया संविधान में मुख्यमंत्री हेतु स्पष्ट योग्यताओं का उल्लेख नहीं किया गया। संविधान में मुख्यमंत्री हेतु स्पष्ट योग्यताओं का उल्लेख नहीं किया गया। संविधान में मुख्यमंत्री हेतु स्पष्ट योग्यताओं का उल्लेख नहीं किया गया। योग्यताओं का उल्लेख नहीं किया गया। ठीक है, लिख लो। फिर एक हेडिंग लगाओ, मुख्यमंत्री व अन्य जो मंत्रियों के वेतन भत्ते कौन देता है, किस आर्टिकल में उनके बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 164 का क्लोज 5 ये कहता है कि मुख्यमंत्री व अन्य जो मंत्री उनका वेतन भत्तों का जो निर्धारण है, या फिर हम कह सकते हैं कौन करेगा, विधानमंडल करेगी, किसके द्वारा, विधि बना करके। यानी वेतन भत्ते जो है उसका निर्धारण विधानमंडल करती है, राज्य की विधानमंडल विधि बना करके करती है।
बाई चांस अगर ऐसा माना जाता है कि अगर विधानमंडल उनके वेतन भत्ते का निर्धारण नहीं करती है तो उनको वेतन व भत्ता जो है हम कह सकते हैं दूसरी अनुसूची के अनुसार दिया जाता है। तो ये बात आप यहाँ पे लिख सकते हैं, वैसे तो नहीं तो कंफ्यूज तो आपको होना नहीं है कि सर आपने ये भी यहाँ पे लिखवा दिया। देखो यहाँ पे अगर प्रश्न पूछ लिया जाए, वैसे आपको लिखना तो केवल यही है कि जो वेतन भत्तों का निर्धारण है वो विधानमंडल विधि द्वारा तय करेगा, ठीक है। बाकी आप याद रख लो, नहीं तो नोट लगा के लिख लेना कि यदि विधानमंडल निर्धारित नहीं करे तो दूसरी अनुसूची के अनुसार उनको वेतन भत्ता दिया जाता है। तो ये याद रखना, वैसे नोट लगा के लिख लो, क्योंकि आप सीधा पूरा तो पढ़ोगे नहीं और ये पढ़ लोगे कि दूसरी अनुसूची के अनुसार वेतन भत्ते दिए जाते हैं कि सर हमने तो ये करके आए। ये नहीं है कि जब ऑप्शन पहले मिलेगा कि विधानमंडल विधि द्वारा, प्रश्न कैसे आएगा, मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों के वेतन भत्तों का निर्धारण करता है, कौन करता है, विधानमंडल विधि द्वारा या दूसरी अनुसूची के अनुसार, तीसरी अनुसूची के अनुसार, या विधानसभा कह सकते हैं। तो वहां पे होगा, क्या होगा, विधानमंडल विधि द्वारा। क्योंकि इसमें हम कह सकते हैं जो प्रावधान किए गए हैं ये केवल उन राज्यों के लिए नहीं है कि केवल जिसमें विधानसभा है, जिसमें विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, यानी विधानमंडल जो है मतलब सबके लिए कहा गया है। तो सबके लिए अनुरूप सेम आर्टिकल हमको है जो कि पढ़ना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में लिखो आप अनुच्छेद 164(5), अनुच्छेद 164(5) क्या कहता है, मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों के वेतन भत्ते, मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों के वेतन भत्ते समझ में आ रहा है ना सबको। तो कौन करेगा निर्धारण, लिखो, मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों का के वेतन भत्ते का निर्धारण विधानमंडल विधि द्वारा तय करेगा। मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों का के, है ना, अन्य मंत्रियों के वेतन भत्तों का निर्धारण, वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगा, विधानमंडल विधि द्वारा तय करेगा। विधानमंडल विधि द्वारा तय करेगा। यदि विधानमंडल निर्धारित नहीं करता है, यदि विधानमंडल निर्धारित नहीं करे तो क्या होगा, यदि विधानमंडल निर्धारित नहीं करे तो किसके अनुसार दिया जाता है वेतन भत्ता, दूसरी अनुसूची के अनुसार, दूसरी अनुसूची के अनुसार वेतन भत्ते दिए जाते, के अनुसार वेतन भत्ते दिए जाते। दिए जाते हैं, समझ में आ रहा है ना। देखो मुख्यमंत्री जो या फिर अन्य जो मंत्री है उनका वेतन भत्ता, भत्ते में क्या शामिल है, उनको गाड़ी बंगला, आज वहां जा रहे अच्छी गाड़ी, सिक्योरिटी, ये सब क्या भत्ता है एक तरह से, उनकी जो सुरक्षा है, कुछ भी मानो। वेतन क्या होता है, इनका वेतन फिक्स होता है, सैलरी जो होती है वो मंथली सेम रहती है, वो मिलती रहती है। वेतन भत्ता इसमें उतार चढ़ाव रहता है कि किसी मंथ में मानो कि
अधिक खर्चा हो गया किसी मंथ में, इस प्रकार से जो गाड़ियों का खर्चा, उनकी जो फैसिलिटीज है वो भत्ते माने जाते हैं एक तरह से ना। तो मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों के वेतन भत्तों का निर्धारण करेगी विधान मंडल विधि द्वारा तय करेगा। ठीक है, यदि विधान मंडल विधि द्वारा ये निर्धारित नहीं करे तो दूसरी अनुसूची के अनुसार उनको है जो कि वेतन भत्ते प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ये कौन कहता है? आर्टिकल 164 का भाग 5 कहता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं 167 संवैधानिक प्रावधान जो मंत्रिपरिषद व मुख्यमंत्री से संबंधित कौन कौन से थे? 163, 164, 167। तो 63, 64 हम लोगों ने पढ़ लिए। इसके अंदर जो क्लोज थे, उप क्लोज थे, वो सब हम लोगों ने पढ़ लिए। अब 167 पढ़ते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि मुख्यमंत्री के संवैधानिक जो कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद के अनुसार, नीति नियमों के अनुसार, हम कह सकते हैं कानून कार्रवाई के अनुसार राज्यपाल के प्रति मुख्यमंत्री किस प्रकार से कार्य करता है या किस प्रकार से व्यवहार करता है, तो ये बात हम करते हैं। ठीक है, तो पहले लिखो यहाँ तक, ये लिख लो 2-3 लाइन, फिर एक नई हेडिंग लगाओ अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के संवैधानिक के कर्तव्य, फिर नीचे लिख दो राज्यपाल के प्रति। क्लोज लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे नंबर लगा के लिख दो। लिख लिया? लिखो 167। आवाज आ रही है ना अच्छे से? एक बार चेक कर लो, आवाज अगर मिस्टेक हो तो आप बता देना। ओके, अनुच्छेद 167 क्या कहता है? ये किसके बारे में बोलता है? मुख्यमंत्री से संबंधित संवैधानिक कर्तव्य। मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य किससे संबंधित? राज्यपाल के प्रति। मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य। किसके प्रति? आगे लिखो या फिर नीचे लिख दो राज्यपाल के प्रति। किसके प्रति? राज्यपाल के प्रति। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं पहले समझते हैं। देखो वैसे इसमें अलग अलग पॉइंट दिए गए हैं, आप पॉइंटों के हिसाब से पढ़ लेना इसको। पहला पॉइंट इसमें यह कहता है कि मुख्यमंत्री जो है अपनी सरकार की प्रशासन व विधायन संबंधी सूचनाएं है जो कि राज्यपाल को देगा। देखो शॉर्ट में बताता हूँ। नियम क्या करता है? प्रशासनिक संबंधी सूचनाएं और विधायन संबंधी सूचनाएं ये किसको देगा? राज्यपाल को देता है। अगर किसी कारणवश से, तो ये आर्टिकल कौन सा कहता है? 167। इसी के अंदर एक बात ये भी की गई है कि अगर राज्यपाल को सीएम जो होता है वो प्रशासन व विधायन संबंधी सूचनाएं नहीं देता है तो राज्यपाल सीएम से ये सूचनाएं मांग सकता है। ये भी कौन कहता है? ये आर्टिकल के अंदर ही कहा जाता है। ये पहली बात तो ये इसका कर्तव्य एक तरह से, इसका कार्य है किसके प्रति? राज्यपाल के प्रति। संवैधानिक कर्तव्य है कि ये प्रशासनिक संबंधी व विधायन संबंधी सूचनाएं हैं जो कि राज्यपाल को समय समय पर देता रहेगा। अगर नहीं मिलती है तो ये मांग भी सकता है। ये भी प्रावधान किसके अंदर है? आर्टिकल 167 के अंदर। ठीक है, और उसके बाद यानी मुख्यमंत्री से प्रशासन व विधायन संबंधी सूचनाएं मांग सकता है। और इसमें एक बात ये भी कही गई है कि मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य, किसका? मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य मंत्रिपरिषद के जो हम कह सकते हैं सम्मुख अपना विचार रखना चाहते हैं तथा मंत्रिपरिषद उस पर है जो कि विचार नहीं करे, तो ऐसी स्थिति में क्या करता है? वो व्यक्ति जो मंत्रिपरिषद का जो व्यक्ति है, कोई मंत्री है, वो राज्यपाल से आकर के है जो कि क्या करेगा? उनको बताएगा। तो फिर ये क्या करेंगे? राज्यपाल बोलेंगे सीएम को
कि आप इसकी बात पे क्यों नहीं चर्चा कर रहे हो, तो फिर क्या करेगा, तो इनके कहने पे फिर सीएम को उसके बात पे चर्चा भी करनी पड़ेगी। अब इस बात को मैं क्या करता हूं कि एक बार आपको अच्छे से समझाता हूं। कोई मंत्री परिषद क्या होती है, देखो आज मैं इसकी संरचना अच्छे से बताता हूं, बाकी देखो इसमें क्या होता है, ये होते हैं संसदीय सचिव। कौन होते हैं? संसदीय सचिव। इसमें एक कड़ी ऊपर होती है, ये हो गए सीएम, दूसरी कड़ी ये हो गए कैबिनेट मंत्री, कौन हो गए, और उसके बाद में आ गए राज्य मंत्री। राज्य मंत्री के भी दो प्रकार होते हैं, एक तो हम कहते हैं अधीन कार्य करते, एक स्वतंत्र होते, ये हो गए उप मंत्री। ठीक है, अब ये पूरी क्या है भाई, पूरी क्या है, ये पूरे जो लोग हैं जिसमें सीएम भी है, कैबिनेट मंत्री है, राज्य मंत्री है, उप मंत्री, ये कहलाती है मंत्री परिषद। क्या कहलाती है लाडलो? मंत्री परिषद। क्या मंत्री परिषद में संसदीय सचिव शामिल है या नहीं है? नहीं। मंत्री परिषद जो उप मंत्री से लेकर के सीएम तक के जो कह सकते हैं, ये एक इनका एक क्या परफॉर्मा जो कहते हैं या एक संरचना जो बनती है, ये इनमें होते हैं। अब आपको पता है कि मंत्री परिषद में जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनका कितने % लोग हैं जो कि कितने % विधायक जो है मंत्री परिषद में शामिल होते हैं? सॉरी, मंत्री परिषद क्या, विधान परिषद, ये ना, मंत्री परिषद ना, सॉरी, ये हो गए मंत्री परिषद। राजस्थान में विधानसभा की कुल सीटें कितनी है? राजस्थान में विधानसभा की कुल सीटें कितनी है भाई? 200 सीटें। राजस्थान में विधानसभा की जो वर्तमान में कुल सीटें हैं 200, तो 200 का 15%, यानी इसमें कहा गया है कि विधानसभा के अंदर यानी मंत्री परिषद में जो अधिकतम सदस्य संख्या होनी चाहिए 15%, किसका? विधानसभा का 15%। तो विधानसभा का 15% लोग यानी 200 विधायक चुने गए। क्या चुने गए? विधायक। तो राजस्थान में विधानसभा में 200 विधायक निर्वाचित हुए, जिसमें से 15%, कितने % दोस्तों? 15% क्या हो गए? मंत्री परिषद में शामिल हो गए। किस में शामिल हो गए? मंत्री परिषद के अंदर शामिल होते हैं 15%, जिसमें सीएम साथ होता है, सीएम सहित, ऐसे लिख दो 15% सीएम सहित। एक बार मैं केवल समझा रहा हूं, लिखवा नहीं रहा हूं ना, थोड़ा साइड तो नहीं चला गया, क्योंकि मैं आपका क्या है कि बेस मजबूत कर रहा हूं। ये हम लोगों ने कल पढ़ा भी है ना 15% के बारे में। तो 200 विधान इसमें जो है 15% कितना होगा? 30 होगा ना। 15% यानी 200 जो विधायक हैं, इनमें से 30 जो लोग हैं, 30 जो विधायक हैं, वो किस में शामिल हो गए? मंत्री परिषद में शामिल हो गए। ठीक है, जिसमें सीएम साथ होगा, यानी 29 अन्य मंत्री हो गए प्लस एक सीएम होगा। 29 अन्य प्लस एक सीएम, तो कितने होंगे? 30 है जो कि इसके अंदर मंत्री परिषद में शामिल हो गए। और इसका एक हिस्सा जो है कैबिनेट मंत्री और सीएम, ये दोनों क्या कहलाता है? इतना, ये मंत्रिमंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? आपको प्रश्न ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है कि मंत्रिमंडल में कौन शामिल नहीं है, या ऐसे पूछ सकते हैं कि मंत्रिमंडल में कौन शामिल है, या मंत्री परिषद में कौन शामिल नहीं है, मंत्री परिषद में कौन शामिल है। प्रश्न कैसे भी पूछ सकते हैं। अब मैंने आपको पूरी संरचना बता दी। सर्वोच्च जो सकते हैं, पहला जो पद मानो वो कौन सा होगा? सीएम। ऊपर की कड़ी रहती है सीएम की। उसके बाद में आते हैं उससे थोड़े नीचे कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं? जिनको जो वरिष्ठ हम कह सकते हैं वरिष्ठ विधायक, यानी जो नेता होते हैं वहाँ पे कई सालों से है जो कि विधायक बन रहे हैं, कई सालों से है जो कि इसी सेवा के अंदर कहें या फिर राजनीति के अंदर रहे हैं, जीत कर। ऐसे नहीं कि राजनीति, ऐसे तो आम आदमी राजनीति करता है। तो इसमें दूसरी कड़ी होगी कैबिनेट मंत्री। उसके बाद में आते हैं राज्य मंत्री, और इनके होते हैं दो प्रकार। एक तो होते हैं जो कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य करते, किसके?
ऊपर की कड़ी कैबिनेट मंत्री की उसके अधीन कार्य करते हैं, और आधे जो होते हैं वो स्वतंत्र कार्य करते हैं। ठीक समझ में है। उसके बाद में आते हैं उप मंत्री। तो ये जो सारे हैं सीएम, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, ये तो कहलाते हैं मंत्री परिषद। ये पूरा कड़ी जो है, पूरा संरचना, ये तो कहलाती है मंत्री परिषद। लेकिन सीएम और कैबिनेट मंत्री ये कहलाता है, ये क्या कहलाता है? मंत्रिमंडल कहलाता है। तो यहां से प्रश्न आपका बन सकता है कि मंत्रिमंडल के अंदर कौन कौन शामिल है। ठीक है, तो अब हम बात करें इसके अंदर कि विधानसभा में जो सदस्य होते हैं उसका, यानी मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या विधानसभा सदस्यों की जो कुल संख्या है उसका 15% होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे राजस्थान के अंदर 30 होंगे ना, 15% 200 का कितना होता है? 30। ठीक है, तो ये मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। तो इसमें ये बातें, हमारी जो मूल बात क्या थी कि अगर कोई व्यक्ति, अब ये मंत्रिपरिषद का कोई व्यक्ति, यानी ये 30 जो लोग हैं, एक तो सीएम है, 29 लोग, ये अलग है। तो ये क्या करते हैं यहाँ पे, मंत्रिपरिषद के व्यक्ति जो क्या करते हैं, कोई अपनी कोई विचार यहाँ पे रखते हैं, कोई मांग रखता है, क्या करता है, तो वो मांग अगर इनके द्वारा, सीएम के द्वारा हम कह सकते हैं नहीं सुनी जाती है। कोई व्यक्ति मंत्रिपरिषद में शामिल है और वो आके कोई मांग लाता है कि इस प्रकार से हमारी मांग पे विचार करो, हमारी मांग को सुनो, तो कम से कम सुनना तो चाहिए। तो ये क्या करता है, इस केस में अगर सीएम उनकी बात को नहीं सुनता है तो वो किसके पास जा सकता है? मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य राज्यपाल के पास जाएगा। किसके पास जाएगा दोस्तों? राज्यपाल के पास जाएगा। और फिर राज्यपाल अपेक्षा करेगा किससे? सीएम को बोलेगा कि नहीं भाई आप इसकी बात को सुनो। फिर वो क्या करेगा व्यक्ति? सीएम बोलेगा कि हाँ भाई लाओ, क्या क्या सुनना आपको, अपनी बात गुहार लगाइए। तो वो क्या करता, फिर वो व्यक्ति मंत्रिपरिषद का जो सदस्य है उसकी बात को पहले सीएम से नहीं सुना गया और उसने राज्यपाल को कहा, तो राज्यपाल ने डायरेक्ट ही सीएम को बोला, तो सीएम ने बोला कि चलो भेज दो, मैं उसकी बात को सुनता हूँ। फिर क्या करता है, राज्यपाल को वो अपनी बात रखता है और फिर सीएम को बात रखता है और सीएम फिर कहता है नहीं ये मान्य नहीं है, ले जाओ आप। क्या उसके बाद वापस राज्यपाल के पास जा सकता है? नहीं जा सकता। एक बार राज्यपाल ने अपेक्षा की और उसके बाद में सीएम ने उसकी बात को सुनी, मानना नहीं मानना सीएम पे निर्भर करता है। उसकी बात को मानना, लागू करना, उस पर उसका जिस प्रकार से हम कह सकते हैं उसकी मांग को स्वीकार करके उस पर कार्य करना, ये करना नहीं करना ये सीएम की बात है। लेकिन एक बार इसकी अपेक्षा करने पे है जो कि व्यक्ति क्या कर, सीएम क्या करेगा, इसकी बात सुनेगा। ठीक है, तो ये किसके अंदर कहा गया है? अनुच्छेद 167 के अंदर। तो ये 4-5 बात इसमें हम लिखते हैं। समझ में आ गए ना अच्छे से? अभी भी कहीं नहीं आया तो बता दो। ये लिख लिया आपने, मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य। लिख लिया? अब इसमें लिखो, पॉइंट लगा करके लिखो, मुख्यमंत्री प्रशासनिक व विधायन संबंधी, प्रशासन व विधायन संबंधी सूचनाएं राज्यपाल को देगा। ऐसे नंबर लगा के लिख लो, रोमन में लिख दो। मुख्यमंत्री, पहले ये लिखो मुख्यमंत्री वाले, मुख्यमंत्री प्रशासन मुख्यमंत्री प्रशासन व विधायन संबंधी सूचनाएं अपनी सरकार की, है ना। मुख्यमंत्री अपनी सरकार की, सरकार किसकी होती है? सीएम की। मुख्यमंत्री अपनी सरकार की, अपनी सरकार की किस प्रकार की? एक तो प्रशासन से संबंधित, प्रशासन व विधायन संबंधी,
विधायन संबंधी सूचनाएं, विधायन संबंधी सूचनाएं किसको देगा? राज्यपाल को देगा। राज्यपाल को देगा। कौन देगा? सीएम। ठीक है। फिर दूसरी बात लिखो इसमें, दूसरी बात यह है कि राज्यपाल क्या करेगा? प्रशासन वह विधायन संबंधी सूचनाएं सीएम से मांग सकता है। सीधा लिखो, राज्यपाल मुख्यमंत्री से प्रशासन व विधायन संबंधी सूचनाएं मांग सकता है या नहीं मांग सकता? सूचनाएं मांग सकता है। ये पॉइंट किसके अंदर है भाई? अनुच्छेद 167 में। फिर बात आती है यहाँ पे 3 नंबर लगा के लिखो, मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य मंत्रिपरिषद के सम्मुख अपना विचार रखना चाहे और क्या करता है कि मंत्रिपरिषद उस पर विचार नहीं करे, तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकता है? वो मंत्रिपरिषद का सदस्य राज्यपाल द्वारा अपेक्षा करने पे है, जो कि मंत्रिपरिषद मंत्री के जो विनिश्चय पर विचार करेगा। मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य मंत्रिपरिषद के सम्मुख अपना विचार, मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य मंत्रिपरिषद के सम्मुख अपना विचार रखना चाहे, अपना विचार रखना चाहिए। विचार रखना चाहिए। उसको न सुने, या फिर हम कह सकते हैं ऐसे कि मंत्रिपरिषद उस पर विचार न करे, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा? राज्यपाल के पास जाएगा। मंत्रिपरिषद उस पर विचार न करे, ऐसी स्थिति में क्या करेगा? राज्यपाल के पास जाएगा। न करे कॉमा करके लिख दो। ऐसी स्थिति में राज्यपाल द्वारा वो है जो कि राज्यपाल अपेक्षा करेगा। ऐसी स्थिति में अपेक्षा करने पर मंत्रिपरिषद के सदस्य की बात पर विचार किया जाता है। यानी राज्यपाल द्वारा अपेक्षा करने पर हम कह सकते हैं मंत्रिपरिषद जो क्या करेगी? उस मंत्री के विनिश्चय पर विचार करेगी। मंत्रिपरिषद कॉमा करके या फिर डैश करके मंत्री के विचार पर विमर्श करेगी। विचार मंत्री के विनिश्चय पर विचार करेगी। कैसे भी लिख दो, विचार करेगी या विनिश्चय। विनिश्चय
पर विचार करेगी। समझ में तो आ गया ना? ये मैंने अच्छे से वैसे आपको अलग से समझा दिया, बाकी इसमें जो फ्री दी गई है वो लिखवा दी मैंने ना। चलो वो पहले हेडिंग कर्तव्य राज्यपाल के प्रति, ठीक है। इसमें यह कि मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य मंत्रिपरिषद के सम्मुख अपनी मंत्रिपरिषद के जो 30 लोगों के जो एक संगठन है उस सामने क्या करता है, अपना विचार रखता है। और मंत्रिपरिषद का जो मुख्य कौन होता है? मंत्रिपरिषद का सीएम होता है। तो वो अगर उस बात को विचार न करे, उस बात को स्वीकार न करे, उस पर गौर ना करे, तो क्या करेगा व्यक्ति, यानी मंत्रिपरिषद का जो सदस्य जो मंत्री है वो जाएगा राज्यपाल के पास, और राज्यपाल फिर सीएम से अपेक्षा करेगा। तो फिर है जो कि मंत्रिपरिषद क्या करेगा, उस मंत्री की बात को पर विचार करेगा। बाकी आगे क्या करना है ये मंत्री जो सीएम जानता है, ठीक है। लिख लिया यहाँ तक। फिर एक नई हेडिंग लगाओ आप, मुख्यमंत्री की कार्य व शक्तियां, जिसमें 4-5 रूप से हम लोग है जो कि पढ़ेंगे। एक तो मुख्यमंत्री की कार्य व शक्तियां किस प्रकार से कार्य करता है। एक तो मंत्रिपरिषद के संबंध में किस प्रकार से कार्य करता है, विधानमंडल के संबंध में किस प्रकार से कार्य करता है, राज्यपाल के संबंध में किस प्रकार से कार्य करता है, और अन्य कार्य, और फिर किन किन आयोग में मुख्यमंत्री का कार्य होता है, यानी किस आयोग का अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है, और आयोग से संबंधित मुख्यमंत्री के जो कर्तव्य कार्य जो है वो भी हम लोग है जो कि बात करने वाले हैं। तो इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। लिखो मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियां। मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियां, मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियां। लिख लिया। अब इसमें क्या करते हैं हम, इसको 4 भाग बांटते हैं, ठीक है। तो इसमें पहले वाले में आपको लिखना है मंत्रिपरिषद के संबंध में, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के संबंध में किस प्रकार से कार्य करता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के संबंध में फिर यहां लिखो विधानमंडल के संबंध में, विधानमंडल के संबंध में, ठीक है। और उसके बाद में अन्य लिखते हैं, और यहां पे लिख दो राज्यपाल के संबंध में, राज्यपाल के संबंध में। फिर लिख दो अन्य कार्य, ठीक है, जिसमें हम बात कर सकते हैं आयोग हो गए, कुछ स्थितियां, किस स्थिति में है जो कि मुख्यमंत्री किस प्रकार से कार्य करता है। जैसे परिस्थिति जन्य जो कोई आपातकाल होता है उसमें सीएम किस प्रकार से कार्य करता है, आपदा प्रबंध का प्रमुख कौन कहलाता है, सीएम कहलाता है। यानी किसी प्रकार से स्टेट के अंदर कोई आपदा आ जाती है तो उसमें कार्य किस प्रकार से जो मुख्यमंत्री करता है, तो ये भी अन्य कार्य में लिख दो आप। आयोग व अन्य कार्य में लिख दो आप स्थिति व आयोग से संबंधित भी बात करेंगे हम। स्थिति, आयोग, आयोग कैसे पढ़ेंगे, कुछ संवैधानिक आयोग हैं और कुछ असंवैधानिक, हम कह सकते हैं गैर संवैधानिक आयोग, जिसे सांविधिक आयोग भी कह सकते हैं, असंवैधानिक आयोग भी कहते हैं। तो उसके अंदर सीएम का किस प्रकार से रोल रहता है वो हम बात करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से 4 पॉइंट बढ़ाओ आप। मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियाँ क्या है, मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियाँ, जिसमें पहला पॉइंट मंत्रिपरिषद के संबंध में, विधानमंडल के संबंध में, राज्यपाल के संबंध में, और है जो कि अन्य कार्य। पहले क्या करते हैं, एक हेडिंग लगा लो मंत्रिपरिषद के संबंध में मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियां। तो ये पहले आपको इसी प्रकार से बनाना है
क्योंकि एक स्ट्रक्चर होता है जो एक तरह का शॉर्ट नोट्स होता है। ये जब आप चारों पढ़ लेते हैं तो हो सकता है आपका जो इसके बाद में मैं अगर 10 पेज बनाता हूँ तो उसमें आपको लगता है कि मैंने 2 पेज पढ़ लिए, 10 में से ऐसे लगता है कि 2-3 पेज मैंने पढ़ लिए। अगर आप पहले से ये स्ट्रक्चर जो लिखते हैं और इसको दोबारा जब रिवीजन करते हैं तो, क्योंकि फिर जो बातें हैं उन 10 पेज के अंदर इन्हीं में से बनती हैं, तो आपको पहले इसका हेडिंग समझ में आ जाता है। ये लिखो, उसके बाद में ये जो है पहला, इसके बारे में समझते हैं। इसकी हेडिंग लगा दो अलग से, मंत्रिपरिषद के संबंध में, मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियां मंत्रिपरिषद के संबंध में। पूरा लिखो या फिर सीधा लिख दो मंत्रिपरिषद के संबंध में। लिख लिया? चलो, अब हेडिंग मंत्रिपरिषद के संबंध में। सीएम के कार्य व शक्तियां मंत्रिपरिषद, ऐसे लिख दो, सीएम के कार्य व शक्तियां किसके संबंध में? पूरा लिखवा रहा हूं मैं, तो इतना नहीं लिखवाना चाहिए। मंत्रिपरिषद के संबंध में, क्योंकि आपके अंदर समझ डेवलप होनी चाहिए। क्योंकि जब इस हेडिंग को आप पढ़ोगे तो इससे पहले आप ये तो पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियां मंत्रिपरिषद के संबंध में, तो सीधा ये लिख के आप डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन मैंने आपके लिए टाइम वेस्ट किया है। सीएम के कार्य व शक्तियां मंत्रिपरिषद के संबंध में, समझ में आ गया? अब इसके बारे में समझते हैं। मंत्रिपरिषद का निर्माण कौन करता है? देखिए, मंत्रिपरिषद क्या है दोस्तों? मंत्रिपरिषद, इसका निर्माण कौन करेगा? यानी मंत्रिपरिषद कैसे बनेगी? इसमें जो विधानसभा के कुल सदस्य उसका 15% प्लस एक सीएम, इनकी नियुक्ति होगी यहाँ पे, ठीक है? यानी उनमें से है जो कि इसकी नियुक्ति कौन करेगा? सीएम की नियुक्ति कौन करेगा? शपथ कौन दिलाएगा? देखिए, मंत्रिपरिषद की बात करें तो मंत्रिपरिषद का जो निर्माण है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। मंत्रिपरिषद का निर्माण यानी सीएम की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। और अन्य जो मंत्री है उनकी नियुक्ति भी कौन करेगा? राज्यपाल। पर अन्य मंत्री की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करेगा, बट सीएम की सिफारिश सलाह से करेगा। सीएम की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा राज्यपाल। तो इस मंत्रिपरिषद, तो पहले सीएम को बना दिया, इनकी नियुक्ति कर दी राज्यपाल ने, फिर अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो सीएम की सलाह से राज्यपाल ने कर दी। तो ये एक गठन जो है, संगठन, ये क्या बन गया? मंत्रिपरिषद बन गया। तो इस मंत्रिपरिषद का निर्माण किसने किया? राज्यपाल ने। इस मंत्रिपरिषद का निर्माण कर दिया राज्यपाल ने। किसकी सलाह से किया? सीएम की सलाह से। क्योंकि इस एक से मंत्रिपरिषद थोड़ी बनी है, जो अन्य मंत्री इनसे भी बनी है, इसलिए राज्यपाल सीएम की सलाह से मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। ये पहले, इसमें एक पहला टॉपिक पॉइंट लिख दो आप इसमें, लेकिन चलो मैं साथ में लिखवा दूंगा, एक बार समझने की कोशिश करो। ये क्या है कि मंत्रिपरिषद का निर्माण राज्यपाल द्वारा सीएम की सलाह से किया जाता है। क्लियर है? फिर बात करते हैं कि मंत्रियों में विभाग जो होते हैं वो कौन बंटवारा करता है, उसका आवंटन कौन करता है और विभागों का फेरबदल कौन करता है। ये मंत्री जो है, देखो एक बार हम बात करते हैं। जैसे राजस्थान के अंदर 30 लोग जो मंत्रिपरिषद में
इसमें किसको कैबिनेट मंत्री बनाना है, किसको राज्य मंत्री, किसको बड़े पद देना है, किसको राजस्थान का चिकित्सा मंत्री बनाना है, किसको राजस्थान का शिक्षा मंत्री बनाना है, किसको हम कह सकते हैं खेल, जो भी। तो ये विभागों का बंटवारा कौन करेगा? ये विभागों का जो बंटवारा है वो करेगा सीएम। विभागों का बंटवारा करेगा सीएम। बाकी इनकी नियुक्ति तो करेगा राज्यपाल, बल्कि इन मंत्रियों को, विभागों का जो बंटवारा है वो सीएम करेगा। कौन करेगा? सीएम करेगा। और ये कार्य कौन करेगा कि जैसे मानो कि पहले किसी मंत्री के पास में चिकित्सा, राजस्थान का चिकित्सा जो मंत्री, चिकित्सा विभाग था। कौन सा विभाग था? चिकित्सा विभाग था। अब उसको चिकित्सा विभाग से हटा करके उसको शिक्षा विभाग दे दिया गया। तो ये क्या हो गया? विभागों का फेरबदल हो गया। क्या हो गया? फेरबदल हो गया। ये कार्य कौन कर सकता है? ये भी सीएम कर सकता है। कौन करेगा दोस्तों? सीएम करेगा। फिर हम बात करते हैं कि मंत्रिपरिषद व मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद हो या मंत्रिमंडल हो, तो इसकी बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? इसकी बैठकों की अध्यक्षता सीएम के द्वारा की जाती है, मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। जिसकी सूचना कौन देगा? इन मंत्रियों को सूचना कौन देगा? हम कह सकते हैं मुख्य सचिव देगा। कौन देगा? मुख्य सचिव द्वारा इन मंत्रियों को सूचना दी जाती है कि इस तारीख को हम कह सकते हैं मंत्रिमंडल की जो बैठक होने वाली है, तो आपको आना है, सूचित किया जाता है। तो मुख्य सचिव कौन होता है? जो कि राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कहलाता है। कौन होता है? वह आईएएस अधिकारी जिसके पास में 10 साल का अनुभव होता है। वह आईएएस अधिकारी जिसके पास में हम कह सकते हैं केंद्र लेवल का हो सकता है या राज्य लेवल में भी हो सकता है, कलेक्टर के रूप में 10 साल से, जिसको हम कह सकते हैं चीफ सेक्रेटरी का आईएएस कहते हैं। कैसा कहते हैं? चीफ सेक्रेटरी का आईएएस, जिसके पास में 10 वर्ष का अनुभव होता है, उसको किसके रूप में नियुक्त किया जाता है? उसको मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है। किसके रूप में दोस्तों? मुख्य सचिव के रूप में उसको नियुक्त किया जाता है। तो ये क्या कार्य करता है? मुख्य सचिव जो कि सचिवालय के अंदर एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य करता है, सर्वोच्च अधिकारी। मेन अगर हम बात करें तो जो विभागों का कार्य है, किसी भी प्रकार के अंदर जो सरकार का जो मूल कार्य है वो कौन करते हैं? ये अधिकारी करते हैं, जो आईएएस अधिकारी होते हैं यही करते हैं। वैसे हम क्या है कि इसको एक बार मैं नहीं बताऊंगा मुख्य सचिव को, क्योंकि हमारे पास में राजस्थान पॉलिटी के अंदर एक अलग से टॉपिक हमको सिलेबस के अंदर मिला है, सचिवालय एवं मुख्य सचिव। तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि मुख्य सचिव से नीचे कौन आता है इसके बाद में, और ये सब इनकी कड़ी भी हम पढ़ेंगे। यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट बनता है आपका, ठीक है। तो सचिव, वैसे हम बात कर सकते हैं किसी मंत्री को क्या होगा? किसी मंत्री को आप 10 दिन के लिए कहीं बंद कर दो, कहीं आना जाना बंद कर दो, तो क्या विभाग का कार्य रुकेगा? रुकेगा? नहीं रुकेगा, क्योंकि इसका कार्य कौन करता है? मुख्य सचिव करता है। इनको क्या नॉलेज है विभाग का कार्य संभालने का? इनको कोई नॉलेज नहीं होता है। और देखो, मेरी बात को वैसे अलग दिशा में नहीं ले जाना, लेकिन अधिकतर जो मंत्री होते हैं ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। कईयों को तो हिंदी भी अच्छे से पढ़ने नहीं आती है, इसलिए ये क्या विभाग संभाल सकते हैं? कौन संभालेगा? मुख्य सचिव, जो एक देश का सबसे बड़ा भर्ती प्राधिकरण के द्वारा हम कह सकते हैं इनका चयन किया जाता है। यूपीएससी जो संघ लोक सेवा आयोग के हम कह सकते हैं उसके अंदर इनका चयन होता है। कितनी टफेस्ट जो एग्जाम है उसको पार करके ये आईएएस बनते हैं। उसके बाद में 10 साल ये जब सेवा देते हैं तो इनके पास में बहुत सारा अनुभव हो जाता है। फिर ये हम कह सकते हैं शासन व्यवस्था को बहुत अच्छे से संचालित कर सकते हैं। फिर इनका जो चयन है, जो इनको नियुक्त किया जाता है मुख्य सचिव के रूप में, तो बहुत शानदार तरह से कार्य करते हैं। लेकिन आप बताएं कि किसी मुख्य सचिव को, किसी राज्य के अंदर जो मुख्य सचिव होता है, राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी जो होता है, प्रशासनिक प्रमुख भी जिसे कहते हैं, उसको अगर कुछ दिन के लिए बंद कर दिया जाए, कुछ काम करने नहीं दिया जाए, क्या विभाग के कार्य में फर्क पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ सकता है, क्योंकि सारा कार्य करता कौन है? यही करते हैं। समझ में आ गया ना? ठीक है, करते हैं।
समझ में आ गया यहाँ तक। और फिर इसके अंदर कुछ पॉइंट और है कि जो मुख्यमंत्री होता है उसकी अनुपस्थिति में, यानी जब कोई विधान मंडल या विधान परिषद की, सॉरी मंत्रिमंडल हम कह सकते हैं, या विधान परिषद की कोई बैठक होती है। देखो मैंने बात की थी कि मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल सीएम हो गया और इसके बाद में हो गया कैबिनेट मंत्री। तो ये तो हो गया इतनी, ये क्या कहलाती है, ये तो कहलाई मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल जिसमें कौन होंगे, सीएम और कैबिनेट मंत्री। इसके बाद में आएंगे राज्य मंत्री, इसमें आएंगे उप मंत्री। ठीक, तो ये पूरी कड़ी क्या कहलाती है, ये पूरी कड़ी कहलाती है मंत्री परिषद। ठीक है, अगर मंत्रिमंडल या परिषद की, या तो मंत्रिमंडल की जिसमें कैबिनेट और सीएम होते हैं, और मंत्री परिषद यानी जिसमें सब होते हैं उप मंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट और सीएम। मंत्रिमंडल या इसकी बैठक जो होती है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, खुद करेगा। इनकी अध्यक्षता करेगा सीएम की अनुपस्थिति में, सीएम की अनुपस्थिति में कौन यहाँ पे जो अध्यक्षता करेगा इनकी बैठक का, अध्यक्ष कौन रहेगा, अध्यक्षता करेगा वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री। कौन करेगा दोस्तों, वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री। समझ रहे हो ना, जो कई टाइम से हम कह सकते हैं राजनीति में है, कई टाइम से कार्य कर रहा है, उनके पास में अनुभव है राजनीति का ना, वो मंत्री कई टाइम से रहा है, तो वो है कह सकते हैं इसकी अध्यक्षता करेगा। यानी मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री द्वारा की जाएगी। फिर बात करते हैं यहाँ पे मुख्यमंत्री जो है मंत्री परिषद का क्या करते हैं, मार्गदर्शक कहलाता है। और क्या कहलाता है, मुख्य नियंत्रणकर्ता कहलाता है। मुख्यमंत्री इस पूरी मंत्री परिषद का मार्गदर्शक कहलाता है और मुख्य नियंत्रणकर्ता कहलाता है। मंत्री परिषद का सीएम जो क्या कहलाता है, एक तो मार्गदर्शक और एक मुख्य नियंत्रणकर्ता। मुख्य नियंत्रणकर्ता। देखो ये प्रश्न बन सकता है कि मंत्री परिषद का मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का कहलाता है मुख्य नियंत्रणकर्ता, मार्गदर्शक, दोनों इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, वह है जो कि मुख्यमंत्री है मंत्री परिषद का, इस पूरी मंत्री परिषद का मुख्य नियंत्रणकर्ता भी होता है और मार्गदर्शक भी कहलाता है। और इनकी बैठकों का जो अध्यक्षता कौन करता है, सीएम करता है। इनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री अध्यक्षता करेगा। समझ में आ गया। फिर बात करते हैं कि मुख्यमंत्री त्याग पत्र के द्वारा, देखो मुख्यमंत्री या तो त्याग पत्र देगा या फिर उसका निधन हो जाता है, तो इस केस के अंदर क्या हो जाती है कि मंत्री परिषद ये भंग हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों, मंत्री परिषद भंग हो जाती है। कोई मंत्री अगर मंत्री परिषद के निर्णय से, मानो कि ये 30 लोग हैं, इसमें कोई निर्णय लाया गया और कोई मंत्री ऐसा है जो इस निर्णय को मान्य नहीं करे कि मैं तो नहीं मानता, मैं इसके अंदर शामिल नहीं होता, मैं सहमति नहीं दे सकता, तो क्या होगा, यानी कोई मंत्री अगर मंत्री परिषद के निर्णय से सहमत नहीं है तो भाई इसको त्याग पत्र देना पड़ेगा। अगर ये इसकी किसी भी हम कह सकते हैं निर्णय पर सहमति नहीं देता है तो उसे त्याग पत्र देना होगा। ठीक है। और फिर उसके बाद में बात करते हैं कि मुख्यमंत्री कोई जो मंत्री है उसको त्याग पत्र देने हेतु कह सकता है। क्या हम बात करें परिषद का कोई व्यक्ति है, उसको मंत्री परिषद का व्यक्ति कौन हुआ,
मंत्री हुआ, मंत्री को मुख्यमंत्री त्याग पत्र के लिए कह सकता है कि भाई त्याग पत्र लिख दे, कह सकता है क्या? बिल्कुल कह सकता है। बाई चांस यानी मुख्यमंत्री ने किसी मंत्री को कहा कि तुम्हें त्याग पत्र देना है, अगर वो त्याग पत्र नहीं देता है तो क्या करता है? मुख्यमंत्री सिफारिश करता है राज्यपाल से कि इस व्यक्ति को, इस मंत्री को बर्खास्त कर दिया जाए। क्या ये बात, यानी सीएम जब राज्यपाल को कहता है, सिफारिश करता है कि इस मंत्री को बर्खास्त कर दिया जाए, क्या ये बात बाध्यकारी है या फिर नहीं है? बताओ। और बताओ कि यदि कोई मुख्यमंत्री विधानसभा विघटन की सिफारिश करे राज्यपाल को, तो राज्यपाल उसका विघटन कर दे, उसके कहने से करेगा या नहीं करेगा? ये बाध्यकारी है या नहीं है? ये बाध्यकारी नहीं है। और परिस्थिति अगर किसी भी प्रकार की आ जाती है तो राज्यपाल क्या करेगा? स्वविवेक शक्ति से भी उसका विघटन कर सकता है। ऐसा नहीं कि सीएम के कहने पे तुरंत विघटन हो जाता है, ऐसा नहीं है। अब क्या करें, इसके बारे में लिखते हैं। काफी कुछ समझ लिया हमने। अभी भी कोई डाउट है तो भाई होनी नहीं चाहिए, अगर है तो दोबारा बता दूंगा। अब इसमें लिखो 1 नंबर लगा के कि मंत्रिपरिषद का निर्माण राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री की सलाह पर किया जाता है। ऐसे पॉइंट लगा दो। मंत्रिपरिषद का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर किया जाता है, सलाह से ही किया जाता है। मुख्यमंत्री की सलाह है, मुख्यमंत्री की सलाह पर किया जाता है। ठीक है, दूसरा लिखो। मंत्रियों में विभागों का आवंटन मंत्रियों में विभागों का आवंटन या उसमें फेरबदल करना, सीधा लिखो, या किसमें? विभागों, सीएम द्वारा मंत्रियों में विभागों का आवंटन या फेरबदल मुख्यमंत्री करता है। शॉर्ट में लिख सकते हो आप, सीएम लिख सकते हो, क्योंकि नोट्स अपने खुद को ही तो पढ़ना, किसी दूसरों को थोड़ा पढ़ाना। मुख्यमंत्री करता है, लेकिन नियुक्ति कौन करेगा मंत्रियों की? सीएम की सलाह पे राज्यपाल करेगा, और खुद सीएम की भी राज्यपाल करेगा। उस टाइम सलाह किसी को नहीं लेगा। ठीक है, इसमें आप तीसरा पॉइंट लिखो, तीसरा पॉइंट लगा के लिखो, मंत्रिपरिषद व मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद व मंत्रिमंडल की जो बैठकें होती है, की बैठकों अध्यक्षता कौन करेगा? अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है। कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है, जिसकी सूचना मंत्रियों को कौन देता है? जिसकी सूचना मंत्रियों को, जिसकी सूचना मंत्री
मुख्य सचिव देता है, मुख्य सचिव देगा, सचिव देता है, ठीक है। तो उतना कौन देगा? मुख्य सचिव देता है या फिर मुख्य सचिव द्वारा दी जाती है। लिख दिया यहां तक। फिर लिखो आप चौथा पॉइंट लगा के लिख दो कि यदि मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता जो कौन करेगा? वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री द्वारा की जाएगी। आवाज आ रही है ना अच्छे से? कोई इश्यू है तो बता देना, ठीक है। तो 3 लिख लिया। चौथा नंबर लगा लिखो आप। चौथा, मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में, मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में उस बैठक में मुख्यमंत्री अनुपस्थित है, अनुपस्थिति में कौन करेगा बैठक की अध्यक्षता? वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री करेगा, वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री द्वारा की जाएगी। द्वारा की जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया ना? यानी वहां पे मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल की जो बैठक होती है उसके अंदर अध्यक्षता कौन करता है? सीएम करता है। अगर सीएम वहां पे अनुपस्थित है तो मंत्रिमंडल के अंदर जो बैठक की अध्यक्षता करेगा वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री है, उसकी अध्यक्षता करेगा। और फिर बात करते हैं कि जो मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का मार्गदर्शक व मुख्य नियंत्रणकर्ता कहलाता है। इसी में लिख दो डेस करके, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का मार्गदर्शक व मुख्य नियंत्रणकर्ता होता है। मुख्य नियंत्रणकर्ता कहलाता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का मार्गदर्शक तथा मुख्य नियंत्रणकर्ता है। ठीक है, समझ में आ गया? फिर 5 नंबर लगा के लिखो आप, मुख्यमंत्री त्याग पत्र देने से मुख्यमंत्री त्याग पत्र या होने पर, त्याग पत्र या देहांत होने पर मंत्रिपरिषद भंग, मंत्रिपरिषद क्या हो जाती है? मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। किस किस केस में? मंत्रिपरिषद त्याग पत्र देने से या फिर उसकी मृत्यु होने से, निधन होने से, देहांत होने से समस्त मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। तो मंत्रिपरिषद समस्त लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सीएम खुद चला गया, पूरी मंत्री पूरा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। होने पर समस्त मंत्रिपरिषद, समस्त मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। भंग हो जाएगी। समझ में आ गया? ठीक। 6 नंबर लगा के इसमें लिखो, कोई मंत्री यदि मंत्रिपरिषद के निर्णय से सहमत नहीं है तो उसे त्याग पत्र देना होगा। कोई मंत्री यदि मंत्रिपरिषद विचार मानो, निर्णय मानो, कोई मंत्री यदि मंत्रिपरिषद के निर्णय से सहमत नहीं है तो उसे त्याग पत्र देना होगा। तो उसे त्याग पत्र देना होगा।
यदि कोई मंत्री मंत्रिपरिषद नहीं, उसे क्या करना होगा? त्याग पत्र देना होगा। ठीक है, फिर 7 नंबर लगा के लिखो, मुख्यमंत्री किसी मंत्री को त्याग पत्र देने हेतु कह सकता है, और यदि वह त्याग पत्र नहीं दे तो वह राज्यपाल से मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कराने की सिफारिशें कर सकता है। लिख लिया? लिखो, देखते। 2(6) लिख दिया ना? 2 पॉइंट और लिख दो इसमें। एक तो कि मुख्यमंत्री जो होता है वह मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच में मुख्य कड़ी का कार्य करता है। करता कि नहीं करता? करता है। दोनों के बीच में समन्वय बनाता है। ठीक है, ये लिख दो आप। 5 लिख दिया ना? 6 नंबर लगा के लिखो। कोई मुख्यमंत्री जो होता है किसी मंत्री को त्याग पत्र देने हेतु कह सकता है। लिखो, मुख्यमंत्री किसी मंत्री को त्याग पत्र देने का कह सकता है। यदि मंत्री त्यागपत्र ना दे, यदि त्यागपत्र न दे तो मुख्यमंत्री क्या करेगा? मुख्यमंत्री राज्यपाल से उस मंत्री को बर्खास्त करने की सिफारिश कर सकता है। उस मंत्री को मंत्रिपद से बर्खास्त करने की सिफारिश कर सकता है। सिफारिश कर सकता है। कौन है? सीएम। ठीक, फिर एक और लिख दो इसमें। ये 6 था कि यहाँ पे 6 तो ये था, ये 7 हो गया और ये 8 हो गया। ठीक, 7 हो गया। अब लिखो आप यहाँ पे 8 नंबर कि मंत्रिपरिषद व राज्यपाल के मध्य, ऐसे लिखो, मुख्यमंत्री किन किन के बीच में मुख्य कार्य करता है? मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद व राज्यपाल के मध्य मुख्य कड़ी का कार्य करता है। मुख्य कड़ी का कार्य करता है। ठीक है, ये लिख लो यहां तक। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद व राज्यपाल के मध्य मुख्य कड़ी का काम करते हैं। फिर हम क्या करते हैं? विधानसभा के संबंध में पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री के कार्य विधानसभा के संबंध में पहले पढ़े थे हम मंत्रिपरिषद के संबंध में, और अब पढ़ेंगे विधानसभा के संबंध में मुख्यमंत्री की कार्य व शक्तियां। ठीक है, तो विधानसभा के संबंध में मुख्यमंत्री की कार्य व शक्तियां कल नेक्स्ट सेशन में पढ़ते हैं। तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बाय बाय, जय हिंद।